नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारी चैनल लाइफ चेंजिंग 01 में। आज हम बात करेंगे थिंक एंड ग्रो रिच बुक के बारे में। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम इस बुक को अलग अलग पार्ट में समझेंगे। आइए चलते हैं पार्ट 1 की तरफ। विचारों की शक्ति। एडविन सी बार्न्स की प्रेरणादायक कहानी। एक जुनूनी युवक का सपना। एक युवक जिसने थॉमस अल्वा एडिसन के साथ व्यावसायिक भागीदारी करने का सोचा। विचारों में असीम शक्ति होती है। अगर इन विचारों में जुनूनी इच्छा, दृढ़ निश्चय और मजबूत इरादे का समावेश हो जाए तो आप दौलतमंद बन सकते हैं एवं वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो आपने सोचा था। एडविन सी बार्न्स ने एक खोज निकाला कि किस विचार शक्ति से धनवान बना जा सकता है। इस खोज में सफलता पहले प्रयास में नहीं हासिल हुई, बल्कि वो धीरे धीरे आई। इस महान रहस्य की शुरुआत बार्न्स की उस चाहत से हुई जो उस महान एडिसन का व्यावसायिक भागीदार बनने की दृढ़ प्रतिज्ञा थी। बार्न्स की उस इच्छा शक्ति की सबसे बड़ी बात यह थी कि वो सोचता था कि उसे एडिसन के साथ काम करना है, न कि एडिसन के दफ्तर में नौकरी करना। आप बार्न्स की कहानी को ध्यान से पढ़िए, उसके सोच की वैचारिकता में कितनी ताकत थी। फिर आपको वे 13 नियम बेहतर समझ आएंगे जो आपको दौलतमंद बनाते हैं। राह की कठिन चुनौतियां। जब बार्न्स के मन में यह विचार आया तब वो इस हालत में नहीं था कि वो इस पर कोई कदम उठा सके। उसके राह में 2 चुनौतियां थीं। पहली चुनौती, एडिसन से उसकी कभी मुलाकात नहीं हुई थी, न ही एडिसन उसे जानता था। दूसरी चुनौती, उसके पास रेल का भाड़ा देने का इतना पैसा नहीं था कि वो ऑरेंज, न्यू जर्सी तक पहुंच सके। ये चुनौतियां इतनी भयानक तो थीं कि अधिकतर युवकों के आत्मविश्वास को डगमगा देती और उनकी सोच यहीं पर दम तोड़ देती। दृढ़ इरादे की जीत। परंतु उसके इरादे इतने कमजोर नहीं थे। वो दृढ़ प्रतिज्ञ था। उसने हार नहीं मानी, बल्कि बिना टिकट मालगाड़ी से यात्रा करके ईस्ट ऑरेंज पहुंच गया। उसने एडिसन की प्रयोगशाला में खुद का परिचय दिया और कहा कि वो इस आविष्कारक के साथ व्यवसाय करने आया है। काफी समय के बाद एडिसन ने इस पहली मुलाकात का खुलासा कुछ इस प्रकार किया था। वो मेरे सामने एक साधारण यात्री की तरह खड़ा था, परंतु उसके चेहरे का तेज देखकर यह पता चल गया था कि वो जिस कारणवश यहाँ आया है उसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है। इतने साल के अनुभव में मुझे ज्ञान हो गया था कि अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने की कोशिश में जुट जाती है। मैंने भी उसके मजबूत इरादे को भांपकर उसे एक मौका दे दिया और उसने इस बात को पूरी तरह से दिमाग में बिठा लिया था कि उसे इस सफलता को पाकर ही रहना है। धीरे धीरे उसके कार्य ने भी ये सिद्ध कर दिया कि मैंने उसे मौका देकर कोई गलती नहीं की थी। धैर्य और अवसर की प्रतीक्षा। बार्न्स अपने पहले ही साक्षात्कार के बाद एडिसन के व्यवसाय में भागीदार नहीं बन गया था, बल्कि उसे एडिसन के ऑफिस में सबसे कम मेहनताना में काम करने का अवसर दिया गया। ये काम ऐसा था जो एडिसन के लिए बहुत कम उपयोगी था, पर बार्न्स के लिए बहुत अधिक महत्वपूर्ण। इस अवसर ने बार्न्स को अपने होने वाले भागीदार को अपनी व्यापार कौशलता दिखाने का मौका दिया था। कई महीने बीत चुके थे, पर अप्रत्यक्ष रूप से ऐसा कुछ भी घटित नहीं हो रहा था जिससे बार्न्स अपने उस निश्चित लक्ष्य तक पहुंच सके। पर तब तक वो अपनी मनोमानसिक रूप से एडिसन का व्यावसायिक पार्टनर बनने के अपने विचार पर और दृढ़तापूर्वक सोचने लगा था। मनोवैज्ञानिकों ने यह सही कहा है, जब कोई विचार दिमाग पर हावी हो जाए तो वो वास्तविकता में आपके सामने प्रकट हो जाता है। बार्न्स पूर्णतया एडिसन के साथ काम करने के लिए तैयार था और वो तब तक दृढ़तापूर्वक लगा रहा जब तक उसने वो हासिल न कर लिया। उसने कभी ही नहीं सोचा कि इतना परेशान होने की क्या जरूरत है, बल्कि उसने ठान लिया था, मैं यहाँ एडिसन के साथ व्यवसाय करने आया हूँ। मैं तब तक पीछे नहीं हटूंगा, चाहे बची हुई सारी जिंदगी यहीं गुजारनी पड़े। अप्रत्याशित अवसर का आगमन। शायद उस समय बार्न्स को ये बात न बता रही हो, परंतु उसकी मजबूत इच्छा शक्ति और दृढ़ता ने बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करके वो अवसर प्रदान कर दिया जिसकी वो तलाश कर रहा था। अवसरों की खासियतें। ये बिल्कुल अलग अंदाज में हमारे सामने आते हैं। जैसा आपने सोचा होता है उससे बिल्कुल अलग दिशा से अवतरित होते हैं। कई बार दुर्भाग्य या निरंतर हार के रूप में आते हैं। पिछले दरवाजे से प्रवेश करते हैं। यही कारण है कि अधिकांश लोग इन्हें पहचानने में चूक जाते हैं। उस समय एडिसन ने एक नई डिवाइस खोजी थी, एडिसन डिक्टेटिंग मशीन, बाद में एडिफोन के नाम से जानी गई। एडिसन के सेल्समैन इसके प्रति उत्साही नहीं थे। बार्न्स को इसी मौके की तलाश थी। उसने तुरंत उस मशीन को बेचने की इच्छा जाहिर की। दुनिया में सिर्फ 2 लोग इसके प्रति उत्साहित थे, बार्न्स और इसका आविष्कारक।
बार्न्स ने इतनी सफलता से इसे बेचा कि एडिसन ने उसे पूरे देश में वितरण का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इसकी सफलता ने नया स्लोगन दिया, मेड बाय एडिसन एंड इंस्टॉल्ड बाय बार्न्स, अपार धन और सबक। ये व्यावसायिक साझेदारी इतनी सफल हुई कि इसने बार्न्स को बहुत धनवान बना दिया। अनुमान है कि उसने 20-30 लाख डॉलर कमाए। पर इससे बड़ा सबक ये था कि अगर आप चाह लें तो आप भी अमीर बन सकते हैं। अगर विचार शक्ति की ये बात हर पाठक तक पहुंच जाए तो पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं। ये उस ज्ञान के सामने फीका पड़ जाता है जिसके नियमों से बार्न्स ने वो हासिल किया जो वो असल में चाहता था। उसने ये सोच लिया था कि उसे एडिसन के साथ भागीदारी करनी चाहिए, जब उसके पास इसकी शुरुआत करने के लिए कुछ भी नहीं था, सिवाय इसके कि वो इस विचार को और मजबूती के साथ सोचे और इस पर पूरे इरादे के साथ अमल करे जब तक वो उसे हासिल न कर ले। उसके पास 3 पैसे भी नहीं था, वो अधिक शिक्षित भी नहीं था, यहाँ तक कि उसके पास कोई पावर भी नहीं थी। पर उसके पास साहस था, विश्वास था और इच्छा शक्ति थी कि वो जीत सकता है। इन सभी ताकतों के साथ वो उस महानतम आविष्कारक का दायां हाथ बन बैठा। आओ अब उस व्यक्ति की कहानी पढ़ते हैं जिसके पास अमीर बनने के कई अवसर थे, पर उसने अपने लालच से महज 3 फुट की दूरी पर काम करना बंद कर दिया। सोना सिर्फ 3 फुट दूर था। एक अस्थायी हार पर प्रयास करना छोड़ देना असफलता का सबसे आम कारण होता है। हर किसी को कभी न कभी इस गलती का एहसास जरूर होता है। RUW डार्बी, जो बाद में देश के सफलतम बीमा एजेंट बने, वो अपने अंकल की ये कहानी बताते हैं कि उस समय सोने के पीछे लोग पागल थे। तब उनके अंकल को भी अन्य व्यक्तियों की तरह सोने का भूत सवार हो गया था और वो कैलिफोर्निया की तरफ सोना खोजने और अमीर बनने निकले। उन्होंने कभी ये नहीं सुना था कि दिमाग सबसे बड़ा सोने का खनिज है। इनकी जमीन वो खुदाई करने के लिए निकल पड़े। बेशक ये मुश्किल था, पर सोने की उनकी भूख निर्बल थी। कई हफ्तों के मजदूरी के बाद उन्होंने एक चमकता हुआ लौह अयस्क का OR निकाला। उन्हें इस अयस्क को बाहर निकालने के लिए मशीन की जरूरत पड़ी, जिसके लिए वो तुरंत अपने घर विलियम्सबर्ग, मेरीलैंड वापस आ गए। अपने रिश्तेदारों और पड़ोसियों को इस सफलता की बात समझाई। उनकी बातों ने सबको सम्मोहित कर लिया तथा सभी ने मिलकर पैसा इकट्ठा किया और उस मशीन को खरीदकर उसी खान में भेज दिया। डार्बी और उनके अंकल फिर से उसी खान में काम करने के लिए चले गए। जब उस चमकता ही धातु की पहली खेप गलाने और शुद्धिकरण के लिए भेजी गई तो उसका परिणाम देखकर उन्हें इस बात का विश्वास हो गया कि कोलोराडो की सबसे बड़ी खान उनके पास ही है। उनकी उम्मीदें तूफान की तरह दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थीं। तभी अचानक कुछ ऐसा हो गया कि वो सोने की खान से सोना गायब ही हो गया। वे अवसाद और निराशा के चरम पर पहुंच गए। उन्होंने उस खान में कहीं सोना दिखाई ही नहीं। वो उस स्रोत को पाने के लिए कुछ प्रयास किए, पर सफलता हाथ न लगी। अंततः उन्होंने उस मशीन को बेच देने का निर्णय ले लिया। उन्होंने एक कबाड़ी को सिर्फ कुछ $100 में उस मशीन को बेच दिया। सुना होगा कि कुछ कबाड़ी सच में बेवकूफ़ होते हैं, पर वो व्यक्ति उनमें से एक नहीं था। उसने दिमाग लगाया और एक खनन इंजीनियर को उस खान दिखाने के लिए बुलाया। उसने ये देखकर अनुमान लगाया कि सोने का स्रोत सिर्फ 3 फुट नीचे पाया जा सकता है, जहां से डार्बी और उनके अंकल ने खुदाई रोक दी थी। वास्तविकता में सोना भी वहीं था। वो कबाड़ी उस खान से निकले अयस्क की वजह से करोड़पति बन गया था, क्योंकि वो जानता था कि किसी कार्य को छोड़ने के पहले किसी विशेषज्ञ का मशवरा लेना जरूरी होता है। उस मशीन को खरीदने के लिए रिश्तेदारों और पड़ोसियों से पैसा लिया गया था, जिसका भुगतान डार्बी ने किया था, क्योंकि उन लोगों को उस नौजवान पर विश्वास था। डार्बी को उस मशीन का सारा भुगतान करने में कई वर्ष लग गए थे। इतनी बड़ी हानि होने के बाद वो इस गम से तब निकल पाया जब वो एक बीमा कंपनी में बीमा एजेंट बन गया और उसे पता लग गया कि इच्छा शक्ति के दम पर सोना बनाया जा सकता है। वो उस घटना को भूला नहीं था जिसने उनकी जिंदगी बदल दी। वो असीम दौलत से महज 3 फुट की दूरी पर प्रयास करना छोड़ दिया था। डार्बी को उस अनुभव से बहुत लाभ हुआ। उसे पता चल गया था कि किसी के न का मतलब न हो ये जरूरी नहीं। उसने अपने कार्य को बीच में छोड़ने की आदत को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया था और उसने ये तय कर लिया था कि उसे कोशिश तब तक करनी है जब तक सोना न निकल आए, यानी जब तक व्यक्ति हाँ न कह दे। सफलता का रास्ता कुछ अस्थायी असफलताओं से होकर गुजरता है। अधिकांश लोग काम को बीच में ही एक असफलता के बाद छोड़ देते हैं। उन्हें पता होना चाहिए कि असफलता सिर्फ एक विलंब है, हार नहीं। लगभग 500 अमेरिका के सफलतम व्यक्तियों ने यह स्वीकार किया है कि उन्हें सफलता तब मिली जब हार उनकी पहुंच के नजदीक थी। असफलता इस मामले में बहुत चालाक है। वो लोगों के मन भटकाने के लिए अक्सर तभी आती है जब सफलता बहुत नजदीक होती है। दृढ़ता का 50 सेंट का पाठ। हॉवर्ड नॉन विश्वविद्यालय से डिग्री लेने के कुछ दिनों बाद मिस्टर डार्बी ने बीमा एजेंट के रूप में कार्य करना आरंभ कर दिया।
क्योंकि उन्हें सोने की खान वाले कांड से ये पता चल गया था कि जरूरी नहीं कि न का अर्थ न ही हो। एक दोपहर वो अपने अंकल की गेहूं पीसने वाली पुरानी मिल में बैठे थे। उनके अंकल के पास बहुत जमीन थी, जिसके आसपास उन खेतों में काम करने वाले मजदूर रहा करते थे। डार्बी को बैठे कुछ देर ही हुए थे कि तभी धीरे से दरवाजा खुला और एक मजदूर की छोटी सी बेटी अंदर घुस आई तथा दरवाजे के ठीक बगल में खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी ओर देखा और बड़ी तेज गुर्राहट से बोले, तुझे क्या चाहिए? उस बेटी ने बड़ी मासूमियत से जवाब दिया, मेरी मम्मी ने अपने 50 सेंट मंगाए हैं। मैं नहीं दूंगा, अंकल ने चिढ़ाते हुए जोड़ा, दफा हो जाओ यहां से। ठीक है, उस लड़की ने जवाब दिया, पर वो कहीं नहीं गई। फिर अंकल अपने काम पर लग गए। काम में इतना तल्लीन हो गए कि उन्हें पता ही नहीं चला कि वो लड़की अभी भी खड़ी थी। कुछ देर जब उन्होंने पलटकर देखा तो उस बेटी को खड़ा पाया। वो फिर से चिढ़ाए, जा रही हो यहां से या फिर मैं भगाऊं? उस लड़की ने फिर से यही जवाब दिया, ठीक है, पर उस जगह से हिले तक नहीं। अंकल अनाज की बोरी को मिल में डालने जा रहे थे, पर उन्होंने उसे रखकर एक लोहे का डंडा उठाया और उसे लेकर ऐसा भयानक चेहरा बनाकर चल दिए जैसे कि आज उसे मार ही डालेंगे। डार्बी की सांसें थम गई थीं। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि वो आज अपने सामने एक बेटी की हत्या देखने जा रहे हैं। उन्हें पता था कि उनके अंकल बड़े गुस्सैल और निर्दयी व्यक्ति हैं। जैसे ही अंकल उस बेटी के नजदीक पहुंचे, वो लड़की अपनी जगह से एक कदम आगे बढ़ गई और अंकल की नजरों से नजर मिलाते हुए दृढ़तापूर्वक बोली, वो पैसा मेरी मम्मी के हैं, उन्हें दे दो। अंकल वहीं थम गए। उस बेटी को 1 मिनट तक घूरते रहे, फिर धीरे से उस रॉड को नीचे जमीन पर फेंक दिया और अपनी जेब में हाथ डालते हुए आधा डॉलर निकालकर उस बेटी को पकड़ा दिया। उस बेटी ने वो पैसा लिया और बिना नजर हटाए जाने लगी। उसके जाने के बाद अंकल एक बेंच नुमा चबूतरे के ऊपर बैठ गए और खिड़की से आसमान की तरफ 10 मिनट तक निहारते रहे और शायद इस घटना के बारे में सोचते रहे। मिस्टर डार्बी भी यही सोच रहे थे। उन्होंने पहली बार ऐसा देखा था कि खेतों में काम करने वाले किसान की बेटी ने अपने से बहुत बड़े और ऊंचे व्यक्ति का इतने दृढ़तापूर्वक या फिर साहस के साथ सामना किया था। आखिर उसने ऐसा क्या कर दिया कि उनके अंकल का सूर्यनुमा गुस्सा चंद्रमा के समान शांत हो गया था? इस बेटी के पास आखिर ऐसा कौन सा जादू था जो उसने इतने बड़े व्यक्ति पर चला दिया? डार्बी का दिमाग इसी प्रश्न के चारों तरफ घूम रहा था, पर उन्हें कोई ठीक जवाब नहीं मिल रहा था। जानते हो, डार्बी ने उस असामान्य घटना के बारे में लेखक को उसी पुरानी मिल में ले जाकर बताया था, ठीक उसी जगह पर जहां उनके अंकल बैठकर खिड़की के बाहर झांकते हुए आसमान की तरफ देख रहे थे। हम लोग उसी पुरानी मिल में खड़े थे जो अब किसी काम की नहीं रह गई थी। और डार्बी ने फिर से उसी को दोहराते हुए प्रश्न किया, आखिर उस बेटी के पास ऐसी कौन सी विशेष शक्ति थी जिसने मेरे अंकल के इरादों को एकदम से बदल दिया? इस प्रश्न का जवाब इसी किताब में एक विशेष अध्याय में बताया गया है। इसका जवाब विस्तृत और संपूर्ण देने की कोशिश की गई है। इस विशेष अध्याय में पूरी जानकारी है जिसको ठीक उस बेटी की तरह कोई भी व्यक्ति अमल में ला सकता है। अपने दिमाग को चौकन्ना कर लीजिए और ये पढ़ने का प्रयास कीजिए कि आखिर वो कौन सी विशेष शक्ति थी जिसने उस बेटी का बचाव किया था। अगले अध्याय में आपको इस असीम शक्ति की एक झलक दिखाई पड़ेगी। किताब में कहीं न कहीं आपको ये पता चल जाएगा कि इस असीम शक्ति का अपने लाभ और जरूरत के लिए कैसे प्रयोग करना है। इस शक्ति की जानकारी अगले अध्याय में भी हो सकती है या फिर उसके बाद वालों में भी। ये एक अकेले विचार के रूप में भी आ सकता है या फिर किसी योजना या फिर उपदेश के रूप में भी। फिर से आपको अपने भूतकाल में जाना पड़ सकता है, जब आपने कुछ खोया था, आप हताश थे। अब इस शक्ति को जानने के बाद वो वस्तु फिर से हासिल कर सकते हैं जो आपने खोया था। मैंने डार्बी को ये बताया कि उस बेटी ने बेइरादतन उस शक्ति का इस्तेमाल किया था। तभी ईमान डार्बी के मन में उनकी 30 वर्षों की सफलतम बीमा एजेंट की राह एक एक करके फिर से चल निकली। उन्हें यह एहसास हो गया कि बीमा एजेंट के रूप में सफलता किसी कागज पर मिली डिग्री की वजह से नहीं थी, बल्कि वो एक अमूल्य पाठ की वजह से थी जो उस बेटी से उस दिन उन्होंने सीखा था। ईमान डार्बी ने यह बताया, जब कभी कोई संभावना क्षीण होती नजर आती है या फिर मेरे बीमा करने की संभावना कम हो जाती है, तभी मेरे मन में उस बेटी का चेहरा याद आता है जो अपने बचाव में डटी रही। फिर मेरा मन खुद कहता है, असल में न का अर्थ न नहीं होता है। आपको नहीं पता होगा कि मेरे सबसे अधिक बीमा। कई दफा असफलता ही हार को जीत में बदलने का अनुभव देती है। यही सिखाती है कि आखिर बाजीगर किस तरह बना जाए। इससे पहले कि हम उन 13 सिद्धांतों की ओर आगे बढ़ें, आपको ये सुझाव बड़ी गंभीरता से पढ़ना चाहिए। जब लोग अमीर बनना शुरू करते हैं तो वो इतनी तेज गति से आगे बढ़ते हैं कि लोग उन्हें देखते ही रह जाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि इतने वर्ष ये कहाँ पर छिपा हुआ था। ये एक चौंकाने वाला कथन लग सकता है। खासकर हजारों वर्षों से आम जनमानस का ये विश्वास बहुत गहरा रहा है कि पैसा कमाने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है। जब आप विचार शक्ति से अमीर बनने के सिद्धांतों को जान लेंगे, तब आप उस मानसिकता में पहुंच जाएंगे जहां से अमीर बनने की शुरुआत होती है।
जिनके पास भी निर्गमित लक्ष्य होते हैं वे कम या फिर नगण्य मेहनत में ही वो सब हासिल कर लेते हैं। आप और आपके जैसे कई लोग इस बात को जानने के इच्छुक होंगे कि किस तरह से उस मानसिकता को पाया जाए जहां से अमीर बनने की राह की शुरुआत होती है। इसके रिसर्च में मेरी 25 वर्षों की मेहनत है, जिसमें लगभग 25,000 लोगों से बात की। आखिर मुझे भी जानकारी चाहिए थी कि इस तरह से व्यक्ति धनी कैसे बनता है। एक बहुत ही जरूरी सत्य बताने जा रहा हूं। 1929 में देश के व्यापार मंदी का दौर की शुरुआत हो गई थी और वो अब तक सबसे खराब स्तर पर पहुंच गई थी। कुछ समय बाद जैसे ही राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने राष्ट्रपति भवन में शपथ ली और ऑफिस में काम करना आरंभ किया, सारा व्यापार फिर से इस तरह से गति पकड़ने लगा जैसे कुछ हुआ ही न हो। राष्ट्रपति का आना ठीक वैसा ही था जैसे एक मोमबत्ती अंधेरे कमरे में धीरे धीरे उजाला भर देती है और किसी को पता भी नहीं चलता। ठीक उसी तरह धीरे धीरे मन के डर को विश्वास में भी बदला जा सकता है। जैसे जैसे आप इन सिद्धांतों को जानकर इन्हें अमल करना आरंभ करते हैं, आपकी आर्थिक स्थिति बेहतर होने लगती है और आप ठीक उस व्यक्ति की तरह हो जाएंगे जो किसी भी वस्तु को छूता है तो वो सोना बन जाता है। ये आपको असंभव लग रहा है, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं। हम मानव जाति की ये कमजोरी है कि एक आम इंसान असंभव शब्द को बहुत तवज्जो देता है। वो इस बात को पूरी तरह से मान लिया है कि हर सिद्धांत सभी के लिए लागू नहीं होते, हर काम हर कोई नहीं कर सकता। ये बुक उन लोगों को जरूर सफल बनाएगी जो इन नियमों पर अपनी जिंदगी और अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। मैंने बचपन में एक शब्दकोश की किताब खरीदी और जानते हो सबसे पहला काम मैंने क्या किया? मैंने असंभव शब्द को उस डिक्शनरी से काट फेंका। ऐसा करने में कोई बुराई नजर नहीं आती। आप भी अपनी जिंदगी से असंभव शब्द को जड़ से उखाड़ फेंक सकते हैं। सफलता उनको मिलती है जिनका ध्यान सफलता पर होता है, असफलता उनको मिलती है जिनका ध्यान असफलता पर होता है। ये पुस्तक उन लोगों के लिए सहायक होगी जो अपने दिमाग के विचारों को असफलता के डर से हटाकर सफलता की ओर एकाग्र करना चाहते हैं। हम सभी में एक और कमी ये पाई जाती है कि हम अपने अनुभव, अपनी असफलताओं और अपनी आदतों को देखकर हर किसी के बारे में राय बना लेते हैं। कुछ लोग इस किताब को पढ़ते गए कह सकते हैं कि अमीर बनने का कोई सिद्धांत नहीं है, खासकर वे इस बात को जानते ही नहीं हैं कि अमीर लोगों की मानसिकता क्या होती है। आखिर उनकी पूरी जिंदगी गरीबी, कंजूसी और असफलताओं में गुजरी है। लाखों लोग हेनरी फोर्ड की सफलता को महज सौभाग्य या फिर भाग्य मानते हैं, पर ऐसा नहीं है। 1000 लोगों में से सिर्फ एक व्यक्ति को ही हेनरी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता होता है और वे लोग इस तरह की बात करने की गलती नहीं करते। मैं हेनरी फोर्ड का एक वाक्य बताता हूं जो इस रहस्य को पूर्णतः उजागरित कर देगा। जब फोर्ड ने उस प्रसिद्ध V8 मोटर का निर्माण करने का बारंबार सोचा था तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का तय किया था जिसके एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर हों। ये डिज़ाइन पेपर पर तो बन गई थी, पर जब इसे प्रैक्टिकल में एक इंजन का रूप देने की बारी आई तो सभी इंजीनियर हाथ खड़े कर लिए। उन इंजीनियरों का मानना था कि एक ब्लॉक में 8 सिलेंडर रखकर ये इंजन नहीं बनाया जा सकता। फोर्ड ने कहा, किसी भी तरह मुझे ये इंजन चाहिए, ये तो असंभव है। एक साथ सभी इंजीनियर्स का जवाब था, आप काम करना शुरू कीजिए, चाहे जितना वक्त लग जाए, आप तब तक लगे रहिए जब तक सफलता हाथ न लग जाए। इंजीनियरों ने काम आरंभ कर दिया। 6 महीने बीत गए पर कुछ हाथ न लगा। 6 महीने और बीत गए पर अभी भी कुछ हासिल नहीं आया। इंजीनियर्स ने हर वो पैथा अपना लिया था पर सफलता उनसे कोसों दूर थी। पर यहाँ पर एक गौर करने वाली बात यह है कि 1 साल बाद भी सफलता कोसों दूर थी पर अब असंभव नहीं रह गई थी। साल के अंत में फोर्ड ने सभी इंजीनियरों को फिर से बुलाया और काम पर प्रगति पूछा। इस बार फिर से सभी इंजीनियरों ने एक साथ जवाब दिया, हमारे प्रोजेक्ट को जारी रखने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, जाइए फिर से काम पर लग जाइए। हर हाल में मुझे ये इंजन चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप इसमें सफल हो जाएंगे। वे फिर से काम में लग गए। अब जादू चल गया था। खासकर फोर्ड ने इस रहस्य को पहचाना था। आखिर फोर्ड की जिद एक बार फिर से जीत गई। फोर्ड ने सिद्ध किया कि असंभव और जिद में जिद की ही जीत होती है। अब आपको भी फोर्ड की सफलता का रहस्य पता चल गया है। अब आप भी करोड़ों रुपए कमा सकते हैं। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल है कि उन्होंने सफलता के सिद्धांतों को समझा और उनको अमल में लाया। उनमें से एक है किसी वस्तु को पाने की इच्छा। अगर आप फोर्ड की कहानी पढ़कर उन सिद्धांतों को अमल में लाते हैं तो आप भी उसी सफलतम पायदान पर पहुंच सकते हैं जहां पर फोर्ड ने अपना झंडा गाड़ा था। हेनरी फोर्ड का 20वीं सदी के अंत में ठीक वही स्थान है जो इस समय बिल गेट्स का है। फोर्ड ने उस समय ऐसी कार बनाकर परिवहन क्षेत्र में क्रांति ला दी जिससे हर किसी के पास अपने खुद की कार हो। ठीक वही क्रांति बिल गेट्स ने भी तो कंप्यूटर इंजीनियरिंग में सॉफ्टवेयर डिजाइन करके फैलाई है। अब कंप्यूटर सिर्फ तकनीक से जुड़े व्यक्तियों के लिए नहीं रह गया, अब यह हर किसी की ऑफिस में ज़रूरत हो गया है, विद्यालयों में भी पहुंच गया है। इतना ही नहीं, सबके घरों में अपने अपने निजी लैपटॉप या कंप्यूटर हो गए हैं। ठीक हेनरी फोर्ड की तरह बिल गेट्स ने भी तो करोड़ों डॉलर की संपत्ति कमाई है। उन्होंने कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग की शुरुआत महज 13 वर्ष की उम्र से ही आरंभ कर दी थी।
1973 में उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और स्टीव बल्मर, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर रह चुके हैं, के साथ एक कमरे में रहते थे। हार्वर्ड में पढ़ते गए बिल गेट्स ने सबसे पहले माइक्रो कंप्यूटर के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिक की खोज की। गेट्स इस तरह से अपने सपनों को पूरा करने में लग गए कि उन्होंने हार्वर्ड विश्वविद्यालय को छोड़ दिया। अब वो पूरी ऊर्जा अपने सपनों को पूरा करने में लगाने लगे। इससे कुछ समय पहले ही उनके बचपन के मित्र पॉल एलन के साथ उन्होंने अपनी कंपनी शुरू की थी, जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट था। इस माइक्रोसॉफ्ट ने उनके सपनों को पंख लगाए। उनका मानना था कि कंप्यूटर हर ऑफिस, हर स्कूल और हर घर की ज़रूरत बन सकती है। उनका यही निश्चित लक्ष्य माइक्रोसॉफ्ट की सफलता का मुख्य कारण बना। अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करने के बाद बिल गेट्स रुके नहीं। वे लगातार कंप्यूटर और प्रोग्रामिंग में सुधार करते रहते हैं। सबसे खास बात, उन्होंने सिर्फ प्रोग्रामिंग के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, बल्कि वे विश्व की सबसे बड़ी दान पुण्य की संस्था भी चलाते हैं, जिसमें उनकी सहायक उनकी पत्नी मेलिंडा है। आप अपने भाग्य के विधाता हो और अपने मन के राजा। जब अंग्रेजी कवि विलियम शेक्सपियर ने लिखा था, मैं ही अपने भाग्य का विधाता हूं और अपने मन का राजा, उसी समय हम ये कहकर बताना चाहिए था कि हम ही अपने भाग्य का निर्माण करते हैं और अपने मन का संचालन। खासकर हमारे पास ऐसी शक्ति है जिससे हम अपने विचारों पर काबू पा सकते हैं। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि ये ब्रह्मांड, पृथ्वी, चंद्रमा और इस पृथ्वी में रह रहे जीव जंतु या फिर चल रहे हम लोग, सभी वस्तुएं ऊर्जा हैं, जो सबसे बड़ी ऊर्जा से संबंधित है, जिसे हम असीम शक्ति कह सकते हैं। वो असीम शक्ति हमारे दिमाग में चल रहे विचारों से प्रभावित होती है और जो हम सोचते हैं उसे हमारी जिंदगी में वास्तविक रूप में अवतरित करती है। अगर कवि ने इस सत्य का ज्ञान उस समय करा दिया होता तो हमें पता चल जाता कि हम अपने भाग्य के विधाता और मन के राजा खास हैं। उन्हें जोर देकर बताना चाहिए था कि ब्रह्मांड की असीम शक्ति इस बात को नहीं जानती कि आप जो सोच रहे हैं वो अच्छा है या बुरा। वो उन विचारों को वास्तविकता में लाती है जो आप सोच रहे हैं। इससे उसे कोई लेना देना नहीं कि वो आपके लिए बुरा है या अच्छा। उन्हें यह भी बताना चाहिए था कि हमारे मन में जब कोई विचार हावी हो जाता है तो वो एक चुंबक की भांति काम करने लगता है और अपने जैसे सामान, परिस्थितियों, व्यक्तियों और वस्तुओं को अपनी ओर चुंबक की भांति आकर्षित करता है। उन्हें बताना चाहिए था कि इससे पहले कि हम अमीर बने, हमारे मन को चुंबक की भांति कार्य करना आरंभ कर देना चाहिए। ये तभी संभव है जब हमारे मन में अमीर बनने का विचार पूरी तरह से हावी हो जाए और हमारा मन सिर्फ अमीर बनने के बारे में सोचने लगे। तभी हमारे निश्चित लक्ष्य सफल हो पाएंगे। जैसा कि हेनली कवि थे, न कि दार्शनिक, इस वजह से वो अपनी बात को सिर्फ कविता के अंदाज में कह पाए। उनके अनुसार धीरे धीरे समय बीतता गया और इस अटल सत्य में से पर्दा उठने लगा। इस पुस्तक में इन्हीं सब सिद्धांतों का वर्णन है। स्टीवन स्पीलबर्ग, एक अन्य व्यक्ति जिन्होंने हम अपने भाग्य के विधाता हैं उक्ति को सही सिद्ध करके एक नई मिसाल दी, जो चलचित्र फिल्मों के सर्वकालिक महान निर्देशक साबित गए। उन्होंने बचपन से ही फिल्म निर्देशन करने का सपना संजो लिया था। एक खास बात यह थी कि उन्होंने अपने सपने को मरने नहीं दिया और बचपन से ही एक पुराने कैमरे से शौकिया तौर पर फिल्में बनने लगे। स्पीलबर्ग को यूनिवर्सल स्टूडियो की तरफ से मौका किस तरह मिला, इसकी भी बड़ी विचित्र कहानी है। एक गाड़ी में बैठाकर आगंतुकों को यूनिवर्सल स्टूडियो का पूरा चक्कर घुमाया जाता था। स्पीलबर्ग उसी गाड़ी में छिपकर दो साउंड्स के बीच में बैठ जाते थे और पूरा चक्कर लगाकर वापस आते थे। जब वो वापस गेट के पास आ जाते तो उनकी ये आदत थी कि पहरेदार से 2-4 गप्पे जरूर लड़ लिया करते थे। दिन प्रतिदिन बीतता गया और वो लगातार 3 महीनों तक स्टूडियो जाते रहे। जाते समय पहरेदार से हाथ हिलाकर सलाम करते और वापस आते समय हाथ हिलाकर विदा हो जाते थे। वो हमेशा एक कोट पहनते थे और हाथ में एक सूटकेस लिए जाते थे, जिससे पहरेदारों को ये महसूस हो कि वो कमजियों की खोज करने वाला छाता है। अब तक उन्होंने कुछ निर्देशकों, लेखकों और संपादकों से परिचय भी बना लिया था। यहाँ तक कि उस बिल्डिंग में एक खाली कमरा मिलने पर उन्होंने अपना नाम चिपका दिया था और वहाँ पर बैठने लगे थे। इसी तरह से एक दिन उनकी वहाँ के उस समय प्रोडक्शन हेड सिड शुबर्ग से मुलाकात हो गई। उन्होंने शुबर्ग को कॉलेज के टाइम पर बनाई गई फिल्म दिखाई। शुबर्ग उस फिल्म को देखकर इतना प्रभावित गए कि उन्होंने उस नौजवान को स्टूडियो के लिए कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। उनकी पहली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने बॉक्स ऑफिस पर अधिक व्यवसाय तो नहीं किया, पर इसे आलोचकों का बहुत प्यार मिला। यहाँ तक कि कांस फिल्म समारोह में इस फिल्म को कई पुरस्कार भी मिले। उनका सबसे बड़ा ब्रेक तब मिला जब पेंचर की पुस्तक जॉस खरीदी गई। स्टूडियो उस पर फिल्म बनाने को तैयार था और उसके लिए उन्हें एक बेहतरीन निर्देशक भी मिल गया था। स्पीलबर्ग इस फिल्म को खुद बनाना चाहते थे।
इसके लिए दृढ़ थे, जबकि उनकी पिछली फिल्म द शुगरलैंड एक्सप्रेस ने कोई खास व्यवसाय नहीं किया था। उनका आत्मविश्वास डगमगाया नहीं था। उन्होंने प्रोड्यूसर से अपनी बात रखी और उस निर्देशक को हटाकर उन्हें फिल्म देने की मांग कर दी। ये कोई आसान काम नहीं था। आरंभ से ही कुछ कठिनाइयां थीं। प्रोडक्शन कंगाली के दौर से गुजर रहा था। खैर, जब 1975 में जॉज रिलीज गई तो इसे दोहरी सफलता प्राप्त हुई। इसने बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले और आलोचकों का बहुत प्यार पाया। रिलीज होने के 1 महीने में ही इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस में $10 करोड़ की कमाई कर डाली थी, जो उस समय की सबसे अधिक कमाई करने वाली फिल्म बन गई थी। उसके बाद स्पीलबर्ग ने कई फिल्मों का निर्देशन किया। उनमें इंडियाना जोन्स सीरीज, द कलर पर्पल और एम्पायर ऑफ द सन शामिल हैं। कुछ समय बाद स्पीलबर्ग ने जुरासिक पार्क नामक फिल्म निर्देशन की, जो उस समय की इतिहास की सबसे सफल फिल्म थी। ये स्पीलबर्ग की तीसरी फिल्म थी जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़े थे। इसने करोड़ों डॉलर से अधिक की कमाई की थी। स्पीलबर्ग यहीं नहीं रुके, वे अपने सपनों को लगातार पूरा करने की तरफ बढ़ते गए। जब उन्होंने और 2 हॉलीवुड मुगलों ने अपना एक प्रोडक्शन हाउस खोल लिया जिसका नाम एम्बलिन था। ये तो थी स्पीलबर्ग की कहानी। अब हम सबसे पहले सिद्धांत को पढ़ने की ओर बढ़ रहे हैं। अपना दिमाग खुला रखिए। आपको याद रहे कि ये सिद्धांत किसी एक व्यक्ति की जिंदगी से नहीं बनाए गए, बल्कि 500 ऐसे अमीरों के अनुभवों से बनाए गए हैं जो गरीबी में पले बढ़े और जिन्हें अधिक शिक्षा भी उपलब्ध नहीं हो पाई, फिर भी उन्होंने विश्व में अपना परचम फहराया। ये नियम बहुत कोई कठिन नहीं है, बहुत ही आसान है। हमें पता है कि आप अमल में ला सकते हैं। इससे पहले कि हम अगले अध्याय की तरफ बढ़ें, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें 2 ऐसे लोगों की जिंदगियों की कहानी है जिन्होंने अपनी जिंदगी में बड़े विपरीतमय बदलाव लाए। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ये दोनों व्यक्ति मुझसे काफी करीब हैं। एक मेरा ऐसा करीबी दोस्त है जिसे मैं 25 सालों से जानता हूं और दूसरा मेरा बेटा है। इन दोनों व्यक्तियों की आश्चर्यजनक सफलता में अगले चैप्टर में बताए गए सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है।